नाउ अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है द पेस ऑफ इंडस्ट्रियल चेंज, उसको हम डिस्कस करेंगे। इसमें बेसिकली हम डिस्कस करेंगे कि जो प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो कितना, मतलब उसका ग्रोथ कितना रैपिड हुआ, और क्या मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब सिर्फ फैक्ट्री का ही बढ़ना होता है या और भी कुछ होता है। इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब और क्या क्या होता है। इसमें फर्स्ट जो हमारे पास डिस्कस किया गया है, तो इसमें जो है ब्रिटेन में जो है वो दो तरह की इंडस्ट्री बेसिकली जब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था तो उस टाइम था। एक कॉटन और दूसरा मेटल। कॉटन जो था वो फर्स्ट फेज में सबसे लीडिंग सेक्टर था इंडस्ट्रियलाइजेशन का, अप टू 80-40। उसके बाद क्या हुआ कि जैसे जैसे मतलब रेलवे का एक्सपेंशन हुआ तो आयरन और स्टील इंडस्ट्री का भी जो है ग्रोथ होने लगा इन द 1840 से 1816 तक। जितने भी कॉलोनीज़ वगैरह थे, मतलब जो ब्रिटिश रूल कंट्री थे, जैसे कि इंडिया, यहाँ पे भी मतलब रेलवे का एक्सपेंशन हो गया। आपको पता ही होगा कि फर्स्ट जो है मतलब रेलवे जो है मुंबई से ठाणे के बीच में चला था। तो बेसिकली क्या होता है कि मतलब जो रेलवे का एक्सपेंशन हुआ तो उसमें मतलब स्टील और आयरन का ज़्यादा यूज होता है। तो इस कारण से जो है रेलवे और स्टील का मतलब रेलवे के बढ़ने के कारण स्टील और आयरन का जो डिमांड है वो इंक्रीज किया रैपिडली। तो इसमें बाय 1873 ब्रिटेन वाज एक्सपोर्टिंग आयरन स्टील वर्थ 77 यूरो मिलियन, डबल द वैल्यू ऑफ इट्स कॉटन एक्सपोर्ट। देख रहे थे कि पहले जो फर्स्ट फेज में था वो कॉटन कर रहा था सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट, अब जो है क्या कर रहा है वो मतलब कि आयरन और स्टील करने लगा। अब जो हमारे पास जो सेकंड है वो क्या था कि जो भी मतलब इंडस्ट्री आया, फैक्ट्री इस्टेब्लिश हुआ, न्यू इंडस्ट्रीज जो आया, तो जो ट्रेडिशनल जो फैक्ट्री था ना उसको वो ईजिली जो है डिस्प्लेस नहीं कर पाया। उसका बहुत सारा कारण ये है कि जो क्योंकि जो इंडस्ट्री में वर्कर चाहिए था वो टेक्नोलॉजिकली एडवांस वर्कर चाहिए था, स्किल्ड वर्कर चाहिए था, मतलब उनको ट्रेन करना पड़ता। और जो हमारा जो मतलब ट्रेडिशनल था, जो पुराना था, उसमें क्या था कि मतलब हाँ, जो उसका मतलब जो भी मतलब ये बनता था, प्रोडक्ट बनता था, वो आउटसाइड द फैक्ट्री बनता था, मतलब घरों में बनता था। आप हम लोगों ने डिस्कस किया कि वो गाँवों में कंट्री साइड में बनता था। वर्कर मर्चेंट आते थे, वर्कर मतलब पीसेंट को दे देते थे, और जिसकी जो मतलब कैप ये रहते थे, जिसका जो मतलब कैपेसिटी रहता था, एबिलिटी रहता था, जिसके अंदर जो हुनर रहता था वो काम करते थे। जैसे वीविंग हो गया, फुलरिंग हो गया और डाइंग हो गया, उसी तरह से। और तीसरा जो है द पेस ऑफ चेंज इन ट्रेडिशनल इंडस्ट्री वाज नॉट सेट बाय स्टीम पावर, कॉटन और मेटल इंडस्ट्री। मतलब जो हमारा जो मतलब स्टीम पावर जो इंडस्ट्री आया था तो वो सिर्फ कुछ दिनों तक सिर्फ मतलब एप्लीकेबल था ये कॉटन और इसी के लिए, मतलब रेलवे इंडस्ट्री के लिए ही, स्टील आयरन स्टील फैक्ट्री के लिए ही जो है हम जो पावर इंजन जो होता है, जो मैकेनिकल इंजन, उसका यूज़ कर पाते थे कुछ दिनों तक। फिर उसके बाद क्या किया गया, कुछ कुछ जो है उसमें इनोवेशन लाया गया। मतलब अब जो है हम स्टीम पावर का मतलब स्टीम पावर का दूसरे सेक्टर में भी यूज करने लगे, जैसे कि फूड प्रोसेसिंग, बिल्डिंग, पोट्री, ग्लास वर्क, टैनिंग। टैनिंग जो है मतलब कि वो लेदर वर्क, जो चमड़ा से निकाल के जूते वगैरह बनाते हैं या फिर लेदर जैकेट वगैरह। फिर उसके बाद फर्नीचर मेकिंग, प्रोडक्शन ऑफ इम्प्लीमेंट्स। इस तरह से जो है मतलब तब जाके जो है धीरे धीरे मतलब वो इंडस्ट्री मतलब वो उसका एक्सपेंशन होने लगा इंडस्ट्री का। फिर जो है फोर्थ जो है, जो हमारा टेक्नोलॉजिकल चेंज है वो बहुत धीरे धीरे हुआ। क्यों? क्योंकि इसका ये कारण था कि जो न्यू टेक्नोलॉजी था वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव था, और जो मर्चेंट और जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे वो बहुत ज़्यादा कॉशियस थे
उसको यूज़ करने के लिए कि इसको कैसे यूज करें, बहुत ज़्यादा वो मतलब सावधानीपूर्वक इसको यूज करते थे, क्योंकि अगर मशीन ब्रेक डाउन हो गया तो उसका रिपेयरिंग कॉस्ट भी ज़्यादा था, मेंटेनेंस कॉस्ट भी ज़्यादा था। इस कारण जो है वो मतलब उतना ज़्यादा जो है मतलब वो मतलब जो भी न्यू इन्वेंशन हुए, जो भी न्यू मशीन्स हुए, वो जो है मतलब मर्चेंट और इसको जो है उतना ज़्यादा लुभा नहीं पाए। दे वेर नॉट इफेक्टिव एज देयर इन्वेंटर एंड मैन्युफैक्चरर क्लेम। जितना मतलब मैन्युफैक्चरर और इन्वेंटर जो है जो बोल रहे थे, क्लेम कर रहे थे कि बहुत अच्छा है, ऐसे वो जो है उतना इफ़ेक्टिव नहीं हुआ। जैसा कि आपको पता है कि जब टाइटैनिक जहाज़ बना था तो उसके बारे में बोला गया था कि वो है कभी नहीं डूबेगा, लेकिन क्या हुआ कि जो फर्स्ट ही उसका जो वॉयज था, मतलब फर्स्ट ही जो यात्रा थी, उसी में वो डूब गया और बहुत सारे लोग मारे गए। जबकि इन्वेंटर और जो मैन्युफैक्चरर था उनका क्लेम था कि वो नहीं, कभी नहीं डूबेगा। सेम जो है केस जो अब देखिए कि सेम जो है उस टाइम का सिचुएशन था उस टाइम। अब देखिए कि स्टीम इंजन जो है जेम्स वाट द्वारा बनाया गया था। उसके बाद न्यू कॉमन जो है वो एक नया इंजन बनाया, उसको पेटेंट किए। जैसा कि आपको पता ही है, पेटेंट मतलब कोई भी आविष्कार करते हैं उसके बाद हम पेटेंट करवा लेते हैं और बोलते हैं कि ये मेरा है और इसका सिर्फ और सिर्फ हम ही बना सकते हैं, आपको हम ही से ख़रीदना होगा, कोई इसका नकल या डुप्लीकेट नहीं कर सकता है। अभी जैसे कि कोरोना में वैक्सीन का अगर किसी ने अच्छे से खोज कर लिया, क्यों सारे देश वैक्सीन बनाने की खोज में है, क्योंकि अगर किसी कंट्री ने सच में इसका अच्छे से खोज कर लिया तो उसका वो पेटेंट करा लेंगे, तो फिर वही कंट्री से सारे कंट्री वाले को वैक्सीन लेना पड़ेगा। तो उसके बाद उसी तरह जो मतलब जो न्यू कॉमन थे उन्होंने एक न्यू इंजन बनाया 1781 में, और उनके एक फ्रेंड जो इंडस्ट्रियलिस्ट फ्रेंड थे मैथ्यू बोल्टन, उन्होंने एक न्यू मॉडल बनाया। बट वो जो है बहुत सालों तक कोई भी जो है ख़रीदार, कोई भी बायर उनको नहीं मिला। एट द बिगिनिंग ऑफ 19th सेंचुरी देयर वेयर नो मोर देन 321 इंजन ऑल ओवर द इंग्लैंड। मतलब कि लगभग मतलब मतलब कि 19th सेंचुरी तक जो है कोई मतलब 321 ही स्टीम इंजन थी। मतलब कोई उतना इसमें इंटरेस्टेड ही नहीं था। सभी लोग जो है ट्रेडिशनल जो हैंडमेड आ रहा था मशीन फैक्ट्री वगैरह था उसी पे सब लोग मतलब प्रीफर कर रहे थे कि वही चलेगा। जिसमें जो है 80 जो है सिर्फ कॉटन इंडस्ट्री में थे और बाकी जो बचा रेस्ट जो था वो मतलब ये माइनिंग में, कैनल वर्क में और आयरन मतलब आयरन एंड स्टील फैक्ट्री में था। उसके बाद और कहीं यूज़ नहीं होता था स्टीम इंजन का। सो इतना पावरफुल जो टेक्नोलॉजी था वो भी जो है मतलब एकदम स्लोली मतलब अपना जो है मतलब सोसाइटी में अपना इफ़ेक्ट डाल पाया। वो जो है स्लोली मतलब इंडस्ट्रियलिस्ट द्वारा वो एक्सेप्ट किया गया। मिड 19th सेंचुरी में मतलब बहुत ही कम जो है मतलब कि ऑपरेटर मिलते थे, जबकि हमको आसानी से जो है ट्रेडिशनल क्राफ्टमैन और ये लेबर मिल जाते थे जो कि हमारे फैक्ट्री को आराम से। अब कोई है कि नया मशीन ख़रीद के लाया और उसको चलाने के लिए उसको ऑपरेटर ही नहीं मिलेगा, बहुत क्योंकि मशीन आया तो एक तो महंगा रहता था उसका, मतलब किसी दे नहीं सकते थे। लेकिन वही था कि अभी जैसे कि मतलब रोबोट के साथ है कि इसके लिए क्या चाहिए। अभी सेम जो है हम जैसा कि हम डिस्कस किए थे कि अभी भी हम लोग जो है सेम पे जो 19th सेंचुरी में जो सिचुएशन था वही अभी 21st सेंचुरी में हो रहा है। उस टाइम क्या था कि हैंडमेड से हम लोग मशीन इंडस्ट्री में गए थे। अब जो है मशीन से हम लोग क्या जा रहे हैं, ऑटोमेशन में, रोबोटिक्स में। आज सारे काम क्या बोला जा रहा है, आज से 5-10 साल बाद सारे फैक्ट्री में जितने भी काम होंगे वो ऑटोमेटिक हो जाएंगे। लेकिन अभी क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि लोगों को डर सता रहा है कि अगर अभी तुरंत आ जाएगा मतलब सारे जगह ऑटोमेशन हो जाएगा तो लोगों के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगा। और दूसरी चीज़ है कि इन मतलब रोबोट्स को ऑपरेट करने वाले अभी जो है मतलब वर्कर अभी स्किल्ड लेबर बहुत कम मिल रहे हैं। अब उसके बाद हमारा जो टॉपिक है हैंड लेबर एंड स्टीम पावर, मतलब कि
दोनों में क्या, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या क्या मतलब दोनों में चीज़ों में होता था। देखिए कि ब्रिटेन में उस टाइम जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ था तो वहाँ पे कोई शॉर्टेज ऑफ ह्यूमन लेबर नहीं था। तो इसके कारण जो है मतलब कि मतलब कम ही पैसे में उनको लेबर मिल जाते थे। उस टाइम क्या हुआ था, जैसा कि हम बताए थे कि मतलब जो पुअर पीसेंट थे और जो भी क्राफ्ट्समैन थे उनके पास अब उनके पास ज़मीन जो छोटे छोटे प्लॉट ही रह गए थे खेती करने के लिए। अब उनके पास कोई दूसरा अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ इनकम नहीं था। तो क्या किया कि मतलब वो शहरों की तरफ, सिटीज़ की तरफ मूव करने लगे इन द लार्ज नंबर इन द सर्च ऑफ जॉब्स। अब आप जानते हैं कि जब बहुत सारे लेबर रहेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, जब बहुत सारा लेबर रहेगा तो जो वेज जो है वो कम ही दिया जाएगा। किसी को बोला जाएगा मतलब एक काम एक रहेगा और करने वाले 10 रहेंगे तो क्या करेंगे, हम निगोशिएट करके उनको कम पैसे में, जो सबसे कम पैसे में करेगा उससे हम अपना काम करवा लेंगे। तो यही होता था उस टाइम कि लेबर का कोई शॉर्टेज का प्रॉब्लम नहीं था और ना ही हाई वेज कॉस्ट का प्रॉब्लम था। तो इस कारण जो है जो न्यू मशीन था वो जो है ह्यूमन लेबर को नहीं हटा पाया। और क्योंकि जो हमारे पास न्यू मशीन था उसके लिए ह्यूज कैपिटल इन्वेस्टमेंट चाहिए होता था। और बहुत सारे इंडस्ट्री में जो है वो डिमांड जो रहता था वो सीजनल रहता था। सीजनल इन द सेंस कि मतलब बहुत सारे हमारे इंडिया में भी देखते हो कि जब मतलब फेस्टिवल आता है उसी टाइम कुछ कुछ चीज़ों का बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ जाता है। उसी तरह इंग्लैंड में था कि जब क्रिसमस आती थी उसी टाइम, और जो कोल्ड मंथ रहता था मतलब सर्दियों में ही ज़्यादा है जो चीज़ों की डिमांड रहते थे, जैसे वुलन क्लॉथ और वो अंगीठी वगैरह, मतलब आग जलाने वाले जो भी रहे रूम को ठंडा करने के लिए, बुक बाइंडिंग। उस टाइम जो है लोग मतलब गिफ्ट देते थे, बुक बाइंडर, प्रिंटर, कैटरिंग, ये सब का डिमांड जो है क्रिसमस के टाइम ज़्यादा रहता था। हमारे टाइम में होली दशहरा में कोई भी सामान का जो है डिमांड ज़्यादा रहता है। और इस तरह और गाँव में क्या होता है सीजनल मतलब एम्प्लॉयमेंट क्या हो गया, जैसे कि खेती के टाइम जब मतलब बुआई या कटाई होता है उस टाइम सिर्फ लेबर का ज़रूरत रहता है, और नहीं तो बाकी टाइम जो है लेबर इसी तरह गाँव में बैठे रहते हैं। तो उसी तरह यहाँ हुआ था। और विंटर के सीज़न में ही है जो शिप का है रिपेयरिंग होता था, क्योंकि मतलब बरसात के बाद जो है शिप ख़राब हो जाती थी तो विंटर के टाइम उसी टाइम जो है शिप को बनाया जाता था। तो इस तरह से जो है मतलब सीज़न के मतलब ये में फ्लक्चुएट करता था प्रोडक्शन। और इसीलिए जो है वो लोग क्या करते थे कि मतलब जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे वो ह्यूमन लेबर पे ही ज़्यादा प्रीफर करते थे। काम हुआ अपना काम करवा के फिर उनको भेज देते, मतलब उनको काम से हटा देते थे। जब जब उनको ज़रूरत पड़ती थी तब वो काम करवा देते। अब मशीन ले लेने के बाद क्या होता था कि आपको तो मशीन पूरे साल रखना पड़ेगा, मतलब एक फैक्ट्री में रखना पड़ेगा, और फिर उसके बाद बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लगेगा उसको चलाने में। और तीसरा ये था कि मतलब जो रेंज ऑफ प्रोडक्ट है वो हम सिर्फ किसके द्वारा प्रोड्यूस कर सकते हैं, ह्यूमन लेबर के द्वारा ही। अभी भी क्या है कि जितना भी जो मतलब प्रीसियस कोई भी चीज़ होता है या कुछ भी है सब क्या ह्यूमन ही बना पाया है। हम तो मशीन क्या करता है वो तो मास प्रोडक्शन करता है, मतलब एक ही तरह का यूनिक शेप का, यूनिक स्पेसिफिकेशन का है स्टैंड, वो मास में बना देगा। मतलब यही है कि एक ह्यूमन जो है यूनिक चीज़ एक दिन में बनाता है, लेकिन क्या है कि मतलब कोई मशीन है तो वो मतलब यूनिक नहीं बनाएगा, एक ही टाइप का 100 बना देगा। तो जब भी ज़रूरत होता था मास प्रोडक्शन का तो वहाँ पे तो मशीन यूज होता था। बट जो जहाँ पे हमारा इंट्रिकेट डिज़ाइन, स्पेसिफिक शेप और यूनिक चीज़ बनाना रहता था, आज भी हम जो देखते हैं कि जो मतलब क्राफ्ट्समैन है, जो हैंडीक्राफ्ट है, वो सब जो है वो ह्यूमन लेबर के द्वारा ही बनाया जाता है। उस टाइम जो है ब्रिटेन में 500 वेराइटी ऑफ हैमर वेयर प्रोड्यूस एंड 45 काइंड्स ऑफ एक्सेस वेयर प्रोड्यूस बाय ए
मतलब हैंड लेबर। अगर यही एज्यूम कीजिए कि अगर 500 तरह का हैमर अगर मशीन के द्वारा बनाना पड़ता है तो हमको 500 तरह के मतलब अलग अलग टूल, अलग अलग मशीन लगाने पड़ते हैं, जबकि एक ही वर्कर जो है पॉसिबल है कि वो 500 टाइप का बना सकता है, उसको बस गाइड करने हैं। लेकिन मशीन के साथ ऐसा नहीं, हर नया वेराइटी के लिए आपको कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट करना ही पड़ता है, या तो टूल ख़रीदना पड़ता है या मशीन ख़रीदना पड़ता है। तो इस तरह से जो है वो जो है मतलब ये हमारे मतलब ह्यूमन लेबर का एक ये जो है खासियत है। और ड्रॉबैक तो ये है कि मतलब मास प्रोडक्शन मतलब नहीं करा सकते हैं, और मशीन का ये है मतलब ये कि मतलब वो मास प्रोडक्शन करा सकते हैं। और ब्रिटेन में जो है अपर क्लास जो है मतलब एरिस्टोक्रेट्स और नोबेल पर्सन जो भी है वो लोग जो है ज़्यादा प्रीफर करते थे मतलब हैंड लेबर को, हैंडमेड प्रोडक्ट को वो लोग ज़्यादा, क्योंकि इसमें जो है मतलब बहुत ही रिफाइनमेंट और मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया जाता था, यूनिक डिज़ाइन रहता था। आज भी देखते हैं कि घरों में लोग सजावट के लिए जो भी रहता है वो यूज करते हैं, मतलब इस हैंडीक्राफ्ट का ही सामान का यूज करते हैं, और वो महंगा भी मिलता है। इससे हमारा एक क्लास पता चलता है कि हाँ हम कितने अमीर है क्या है, क्योंकि इसमें एक बेटर फिनिश होता है और मतलब इंडिविजुअली प्रोड्यूस, एक अकेला आदमी उसको प्रोड्यूस करता है कि और उसको बहुत ही केयरफुली डिज़ाइन किया जाता है। जबकि मशीन मेड जो उस टाइम जो वहाँ पे इंग्लैंड में जो मशीन से जो बनता था वो जो है वो कॉलोनीज़ में एक्सपोर्ट करने के लिए, जैसे इंडिया में ये सब जगहों पे एक्सपोर्ट करने के लिए सिर्फ किया जाता था। वो सिर्फ बिजनेस पर्पस से ही मतलब मशीन को ये करते थे कि वर्ल्ड में जो बिजनेस मार्केट है उसको सिर्फ एक्सपोर्ट करेंगे। जिन कंट्रियों में लेबर का शॉर्टेज था वहाँ पे जो है ये मशीन का यूज किया जाता था। बट जो 19th सेंचुरी में है अमेरिका ब्रिटेन में, वहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं था मतलब कि लेबर का। अब हम लोग नेक्स्ट जो है इस चैप्टर में डिस्कस किया गया है द लाइफ ऑफ द वर्कर का जो है क्या लाइफ हुआ, कैसे जो है मार्केट जो है उसको इफ़ेक्ट कर रहा था वर्कर के लाइफ को। जब वर्कर जो है बहुत ज़्यादा थे इन द मार्केट, तब क्या था कि उन लोगों को जो है जॉब फाइंड करने के लिए वो लोग गाँवों से, कंट्री साइड से शहरों की तरफ जाने लगे। तो क्या होता था कि बहुत सारे लोग थे तो उनको जॉब पाना मुश्किल होता था, सिर्फ जॉब उन्हीं लोगों को मिलता था। गेटिंग ए जॉब डिपेंडेंट ऑन एग्जिस्टिंग नेटवर्क ऑफ फ्रेंडशिप एंड कीन रिलेशनशिप, जिनका जो है पहले से कोई दोस्त या रिश्तेदार जो है कोई फैक्ट्री या मतलब इंडस्ट्री में जॉब करता था। इफ़ यू हैड ए रिलेटिव और फ्रेंड इन ए फैक्ट्री यू आर मोर लाइकली टू गेट ए जॉब क्विकली। बट सबका तो सोशल कनेक्शन होता नहीं है, सभी के रिश्तेदार या दोस्त तो नौकरी मतलब फैक्ट्री या इसमें इंडस्ट्री में जॉब करते नहीं हैं। तो क्या होता था कि बहुत सारे जो जॉब सीकर्स थे वो लोग को मतलब बहुत हफ्तों तक इंतज़ार करना पड़ता था। तो अभी भी मतलब जब उन लोगों के पास पैसे तो रहते नहीं थे, तो इस कारण से वो लोग जो है मतलब स्पेंडिंग नाइट्स अंडर ब्रिज और इन नाइट शेल्टर, मतलब वो रात जो है सड़कों पे बिताते थे और मतलब वो आश्रम वगैरह ये सब में रहते थे, नाइट रिफ्यूजी वगैरह में रहते थे। और नहीं तो अदर्स जो है वो कैजुअल वार्ड मेंटेन बाय द पुअर लॉ अथॉरिटी, जो भी सरकारी जो रहते थे रहने वाले मतलब वार्ड बनाया रहता था उनमें जाके रहते थे। और सीजनैलिटी ऑफ वर्क मतलब कि से मतलब हम पहले डिस्कस किए हैं कि कोई इंडस्ट्री में जो है सीजनल काम ही होते थे, तो इसके कारण जो है वर्कर को बहुत दिनों तक बिना काम के रहना करता था। आफ्टर द बिजी सीज़न वाज ओवर, जब बिजी सीज़न ओवर हो जाता था जैसे विंटर क्रिसमस के टाइम, तो उसके बाद जो वर्कर हैं जिसको मतलब उस टाइम जॉब मिला रहता था वो फिर रोड पे आ जाते थे, स्ट्रीट अगेन। उसमें से कुछ जो हैं वो अपने वापस गांव या घर पे आ जाते थे विंटर सीजन में। अब वो मतलब क्रॉप के कल्टीवेशन वगैरह के लिए जो
मतलब कटाई बुनाई कटाई उटाई करने के लिए फसलों के, इसके लिए अपने रूरल एरिया में घर पे आ जाते थे। और नहीं तो दूसरे जो वहाँ रुकते थे वो दूसरे जॉब और जो मतलब अल्टरनेटिव जॉब ढूंढने लगते थे। इस तरह जो है मिड 19th सेंचुरी तक मतलब जॉब जो है पाना ब्रिटेन में बहुत कठिन हो गया था। आज के समय में क्या हो गया, इंडिया में भी वही सिचुएशन आ गई। आज जो है जॉब को फाइंड करना बहुत मुश्किल हो गया है। आज उन्हीं को जॉब मिल रहा है प्राइवेट। आज तो गवर्नमेंट जॉब निकल नहीं रहे, प्राइवेट जॉब निकल रही है। तो इसमें क्या है कि जिनके रिलेटिव्स वगैरह हैं या फिर जो अच्छे कॉलेजेस वगैरह या जो कम वेजेस पे काम करने के लिए रेडी हैं, उन्हीं को जॉब ईज़िली मिल रहा है। उसके बाद क्या हुआ कि 19th सेंचुरी में उन लोगों का वेज तो बढ़ा, लेकिन क्या हुआ कि मतलब उनका मतलब नंबर ऑफ वर्क नहीं, मतलब नंबर ऑफ डेज ऑफ वर्क नहीं बढ़ा। जिससे कि पहले था कि उनको एक महीने में मतलब 50 रुपये के हिसाब से 300 दिन एम्प्लॉयमेंट मिलता था। लेकिन अब क्या था कि 100 रुपये तो वेज हो गए थे, लेकिन अब उनको 10 ही दिन एम्प्लॉयमेंट मिल रहा था। तो वही चीज़ को यहाँ पे डिस्कस किया गया है कि उनको जो है वो तो उनका वेज तो बढ़ा, लेकिन वही उनका जो है ये नहीं बढ़ा, मतलब नंबर ऑफ डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ा। द इनकम ऑफ वर्कर डिपेंडेंट ऑन द वेज रेट अलोन बट नॉट। उसके बाद जो है 19th सेंचुरी में क्या हुआ कि 10% जो है मतलब कि टिल 19th सेंचुरी 10% जो है अर्बन पॉपुलेशन का वो बहुत गरीब था। और उसके बाद जो है 80-30 में क्या हुआ कि एक मतलब इकोनॉमिक क्राइसिस आया ब्रिटेन में। उसके बाद जो है अनएम्प्लॉयमेंट जो है और ज़्यादा बढ़ गया, 35% से लेके 75% कहीं कहीं रीजन में। तो यही जो कारण था, लोगों के बीच में ये सब देख लिए थे। तो जब स्पिनिंग जेनी करके जो मशीन आई थी, जिसके द्वारा जो है ये कॉटन इंडस्ट्री में यूज होता था, इसमें बहुत सारे मतलब एक आदमी जो है व्हील में एक सिंगल वर्कर जो है बहुत सारे स्पिंडल को मतलब घुमा सकता था और सेवरल थ्रेड को एक ही बार में वो स्पिन कर सकता था। तो इसके कारण वो लोग जो वर्कर थे उनके अंदर जो है फियर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट हुआ। तो इसके कारण जो है वो लोग जो है स्पिनिंग जिन कर जो था उसके जहाँ जहाँ फैक्ट्री थे उसको जो है औरत लोग जो है वो अटैक करने लगे, उसे तोड़ फोड़ करने लगे। दिस कन्फ्लिक्ट ओवर द इंट्रोडक्शन ऑफ जेनी कंटिन्यूड फॉर लॉन्ग टाइम। मतलब ये जो था, ये जो कन्फ्लिक्ट जो था, वो लड़ाई जो था बहुत टाइम तक हुआ, मतलब जब से स्पिनिंग जेनी आया। उसके बाद क्या हुआ कि आफ्टर 1840s जो है बिल्डिंग एक्टिविटी इंटेंसिफाइड इन द सिटीज़। मतलब कि पहले क्या था, सिर्फ कॉटन और स्टील यही दो फैक्ट्री थे, वहीं पे लोगों को जॉब मिल रहा था। अब लोगों को जब बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वगैरह स्टार्ट होने लगे, तब जो है उनको दूसरा जो है ग्रेट मतलब एम्प्लॉयमेंट का एक अपॉर्चुनिटी मिला, एक अल्टरनेटिव जॉब मिला। इस रोड जो है वो चौड़े होने लगे, न्यू रेलवे स्टेशन बनने लगे, रेलवे लाइन एक्सटेंड होने लगे, टनल जो है वो खोदे गए, ड्रेनेज और सीवर्स लाइन बनाए गए और रिवर का एम्बैंकमेंट किया गया। मतलब रिवर का जो है बांध बनाया गया, शहरों में बाढ़ वगैरह ना आए। द नंबर ऑफ वर्कर एम्प्लॉयड इन द ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री डबल इन द 1840s एंड डबल अगेन इन सब्सिक्वेंट 30 ईयर्स। मतलब उसके बाद अगले 30 सालों में उसके भी डबल हो गए। तो इस तरह से क्या हुआ कि लोगों को मतलब दूसरा जॉब मिलने लगा। अब लोग कॉटन इंडस्ट्री पे ही बेसिकली नहीं डिपेंडेंट रहने लगे। तो इस तरह से जो है लोगों का ध्यान भटका और लोग जो है अब जो है लोग